थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, आप भी पेटीएम का कैश वाउचर जीत सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। और आपको हमें सेंड करना है कि पूरे वीडियो के टाइम पर हमारे चैनल का नाम आपके स्क्रीन पर कितनी बार आया, और उसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर भेजना है अपने फोन नंबर के साथ। अगर आप विनर चुने जाते हैं तो फिर आपको पेटीएम का कैश वाउचर आपके फोन नंबर पर पहुंच जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा हमारा रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.2 पहले हो चुकी है लास्ट लेक्चर में। चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर प्रूव करना है। रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, कोई सा भी नंबर हो, करने का तरीका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इस पूरे पैटर्न को जो मैं कराने वाला हूं उसको अच्छे समझ लें और हर क्वेश्चन में सेम अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं कि सपोज हम मानते हैं कि रूट 5 इज रैशनल। मैंने माना कि भाई रूट 5 एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो फिर इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो विच इंप्लाइज रूट 5 इज इक्वल टू क्या, p अपॉन q। और ये p और q क्या है यहाँ पर, p एंड q आर टू को प्राइम इंटीजर। बताऊंगा को प्राइम क्या होते हैं, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब को प्राइम ऐसे दो नंबरों के पेयर को बोला जाता है जिनके पास एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो भी होता है 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, 2 और 3, इसके पास देखो कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ 1 ही है और कोई हो ही नहीं सकता इसके अलावा। और देखो 5 और 7, इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर, वो भी 1 है। मतलब कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए और वो कॉमन फैक्टर भी 1 ही होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं को प्राइम। जैसे आपको बताता हूं, 2 और 4, इसके पास कॉमन फैक्टर तो कौन कौन है, 2 है और 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है 2। सॉरी, 2 और 4 को प्राइम नहीं है। तो इसका लॉजिक इतना सा है। अब क्या करें, अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फायदा क्या होगा, रूट 5 का रूट चला जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर की जगह 5 ले आइए और 5 की जगह क्यू स्क्वायर ले जाइए। क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये 5 इस पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जवाब है हाँ। तो क्या पी को करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर पी को भी करेगा। तो आप देखोगे हियर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स किसको, पी को। हमें ये वाला एक्सप्रेशन है जो मेन चाहिए। नाम डाल लीजिए, इक्वेशन 1 2 3 अपने हिसाब से डाल लेंगे। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या पुट करना है, पुट p इज इक्वल टू 5m। अब आपने ये p इज इक्वल टू 5m क्या पुट किया, भाई आपको ध्यान रखना है, रूट 5 पुट कर रहे हो तो 5m पुट करना है, रूट 2 पुट कर रहे हो तो 2m पुट करना है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 5m, कौन सी इक्वेशन में डालें, चलिए इसमें डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो लिखा पुटिंग p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 2, तो डालिए q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो मतलब 5m का होल स्क्वायर अपॉन 5, कितना आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। क्या ये m क्यू स्क्वायर के नीचे आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, ये आइए बिल्कुल नीचे। तो क्या देखना, क्यू स्क्वायर बाय 5 लिखा है ना, तो हियर 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, हाँ भाई जब 5 डिवाइड पी स्क्वायर हो सकता है तो 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर है तो क्या 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो सेम बिल्कुल इस तरह से, हाँ बिल्कुल करेगा। तो क्या लिखूंगा, हियर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स किसको, क्यू को। हमें यही चाहिए, मेक इट इक्वेशन 3। अब एक ध्यान से सोचो, हमने p और q को क्या माना था, को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम कौन से इंटीजर होते हैं कि जिनके पास एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए। जरा चेक करो हमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 कहती हैं कि p के पास एक 5 डिवाइजर है, q के पास भी एक 5 डिवाइजर है, जबकि p और q को प्राइम होने की वजह से उनके पास एक ही डिवाइजर हो सकता है और वो भी 1 हो सकता है। तो 5 तो हो ही नहीं सकता ना, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको बिल्कुल एज इट इज लिखिएगा, वरना क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 p एंड q
have one more common factor 5 other than 1, which is impossible in the case of co-primes. Hence, our supposition is wrong. Root 5 is an irrational number. फिर बता दो मैंने क्या बोला कि भाई इक्वेशन 1 और 3 बताती है कि को-प्राइम इंटीजर्स p और q के पास एक और कॉमन फैक्टर आ गया है 5 अदर देन 1 से अलग, जो कि को-प्राइम के केस में पॉसिबल ही नहीं है। को-प्राइम अगर नंबर है सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए था, यहाँ 1 के साथ साथ 5 भी आ गया, तो जो हमने सपोज किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है वो गलत हो गया सपोजिशन। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। प्रूव हो गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख दिया है कि 3 + 2 रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, ठीक है। अगर ये 4 मार्क्स में आएगा तो क्या क्या चेंज कर रहे हैं वो मैं क्वेश्चन करते समय आपको बताऊंगा। वैसे इस क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर तक का है, ठीक है। सबसे पहले लिखने का तरीका भाई, सपोज 3 + 2 रूट 5 is rational. If it is rational, then it can be written in the form of p by q. So 3 + 2 रूट 5 is equal to p by q. यहाँ क्या लिखेंगे, p and q are two co-prime numbers या co-prime integers and q not equal to 0. अब ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना क्योंकि 2 मार्क का ही है ना, इस रूट 5 को बिल्कुल अलग कर दो। इसे देखो किस तरह से, अगला स्टेप देखो मैंने क्या लिखा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस का 3, प्लस का 3 जाके उधर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, मैंने बोला ना कि रूट 5 को अलग करना है, इसका मतलब 2 को भी उतार के उधर ले जाओ। अब 2 मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड में हो जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 p अपॉन q माइनस 3 और रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन 2q माइनस का 3/2। अब देखो स्टेटमेंट क्या लिखना है, p अपॉन q इज रैशनल, हाँ भाई रैशनल होता है, 1/2 इज रैशनल, 3/2 इज रैशनल, पूरा एक्सप्रेशन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इज रैशनल, सब कुछ रैशनल रैशनल लिखना है। लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, रूट 5 के, विच इज इररेशनल। तो अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में है तो भाई आपको कैसे पता कि रूट 5 इज इररेशनल, तो पूरा रूट 5 इररेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि पूरा एक्सप्रेशन क्योंकि रूट 5 के बराबर है, रूट 5 एक इररेशनल नंबर होता है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, आप डायरेक्टली कि रूट 5 इज इररेशनल नहीं लिख सकते। आपको इस क्वेश्चन को स्टेप पे छोड़कर पहले प्रूव करना पड़ेगा कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर है, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, और फिर इसको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो लिख देंगे कि ये एक्सप्रेशन रूट 5 के बराबर है, रूट 5 एक इररेशनल नंबर होता है, hence our supposition is wrong, therefore 3 + 2 रूट 5 is irrational। फिनिश हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, इस बार प्रूव करना है कि 1/√2 इज इररेशनल। देखो जरा, तो लिखेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। लेकिन इस बार तो √2 डिनोमिनेटर में है ना, तो इसे न्यूमरेटर में लाके ही सॉल्व कर पाओगे, तो क्या करें, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो गया देखो, q इज इक्वल टू √2p, ठीक है। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, q² इज इक्वल टू 2p²। अब जरा 2 को ले जाओ q² के नीचे, तो देखो q²/2 इज इक्वल टू p²। देखो वही स्टेप आ गया फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, क्या 2 q² को डिवाइड करता है, तो जवाब है हाँ। तो क्या q को भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या लिखेंगे, हियर 2 डिवाइड्स q², देन 2 also divides किसको, q को, और ब्रैकेट इक्वेशन 1। अब क्या बताया था, हमें लेट लेना है, लेकिन ध्यान रखो इस बार क्वेश्चन आपका √2 नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, रूट 5 ऊपर था ना, तो ऊपर के सामने क्या था, p था, तो मैंने डायरेक्टली p माना था। इस बार देखो √2 किसके सामने, q के सामने, तो जो नंबर आपको रूट में होता है उसके सामने वाले डिजिट को ही हम लेट लेते हैं। तो इस बार किसको लेट लेंगे, लेट q इज इक्वल टू, प्रूफ क्या कर रहे हैं, √2, तो 2m। ध्यान रखना जिस नंबर को आपको प्रूफ करना होता है इररेशनल, उसके सामने वाले लेटर को ही लेट लिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को प्रूफ करना था, √5 के सामने p था, इसलिए मैंने p = 5m लिखा था। इस बार देखो √2 के सामने कौन है, q, तो मैंने q = 2m लिखा है, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ q = 2m कहां डालें, यहां डाल लेते हैं क्वेश्चन 2 में। चलिए पुट कीजिए,
तो q की जगह 2m डाल दीजिए, का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। बोलिए कितना आएगा, ये आएगा 4m स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये लीजिए 2 टाइम्स चला गया, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 2 को नीचे ले आइए, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। देखो फिर वही स्टेटमेंट आ गई, हियर 2 डिवाइड p स्क्वायर और 2 डिवाइड्स p। तो लिखेंगे फिर से भाई, हियर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 2 also divides p और मेक इट इक्वेशन 3। तो अब बताएंगे क्या कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हमें बता रही है कि p और q के पास एक और कॉमन फैक्टर आ गया है 2 other than 1 which is impossible in the case of co-primes, hence our supposition is wrong। 1 upon root 2 is an irrational number। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, बस अंतर इतना था इस बार नंबर डिनोमिनेटर में था, तो पहले आपको न्यूमरेटर में लाके उसको q के इक्वल रखना था, बस फिर क्वेश्चन का पैटर्न सेम था। लेट वहां पर हमने p लिया था क्योंकि रूट 2 q के सामने है, तो q को लेट ले लिया, अदरवाइज क्वेश्चन में और कोई चेंजेस नहीं था, सारे स्टेप बिल्कुल सेम थे। और लास्ट की जो स्टेप्स है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 p and q have one more common factor 2 other than 1 which is impossible in the case of co-prime, hence our supposition is wrong। 1 upon root 2 is irrational number। ये लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट की यही लाइन आपको ये बता रही है कि आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट लिख दिया है, ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, वही अंतर है, अगर ये 4 नंबर में आएगा तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल वही चेंजेस जो लास्ट मैंने बताए थे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा। वैसे आपको क्वेश्चन 2 नंबर में ही आएगा, तो लिखेंगे सपोज 7 root 5 is क्या rational, if it is rational then it can be written in the form of p by q। क्या बताया था कि रूट अलग कर लेते हैं, रूट तो अगले स्टेप पे अलग हो जाएगा, 7 को नीचे ले आइए, तो कितना आ गया रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q। तो क्या लिख सकते हैं, हियर 1 by 7 is rational, p by q is rational, p upon 7q is rational, but it is equal to root 5 which is irrational। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली which is irrational लिख सकते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ के रूट 5 को पूरा इरेशनल प्रूव करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, और फिर कहिएगा कि भाई रूट 5 इज इरेशनल, बस इतना से चेंज करना है आपको। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया बस। चलिए थर्ड पार्ट भी लिख दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, फिर से 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, फिर से वही लिखेंगे, सपोज 6 प्लस रूट 2 is rational, if it is rational then it can be written in the form of p by q। ये इस तरह से, फिर वही स्टेप डालना है कि p and q आर द टू को-प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो भाई 6 को उधर ले जाओ क्योंकि रूट अलग करना है मुझे, कितना आ गया p अपॉन q माइनस का 6। फिर कह सकते हो हियर p by q इज रैशनल, 6 अपॉन 1 इज रैशनल, p by q माइनस 6 मतलब पूरा एक्सप्रेशन इज रैशनल, फिर रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो रैशनल ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, रूट 2 के, विच इज इररेशनल। आपको कैसे पता, तो भैया अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्टली लिख देंगे इज इररेशनल, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को यहीं छोड़कर रूट 2 को पहले पूरा इररेशनल प्रूव करके दिखाइएगा और फिर कहिएगा कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रूट 2 व्हिच इज इररेशनल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, 6 प्लस रूट 2 इज इररेशनल। ये लीजिए एक्सरसाइज पूरी हो गई, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी अपनी बुक से पढ़िए, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion। ठीक है, कि आपको जो एक्सप्रेशन में अभी लिख के दूंगा उसको बिना डिवाइड करे ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 13 अपॉन 3125, क्या ये एग्जैक्टली पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं, मतलब पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो उसके लिए आपको इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने जरूरी है। ठीक है, चलो फैक्टर्स निकालते हैं। 3125 छोटा सा लॉजिक है, तो 5 से करते हैं, 5 6 30, 1 बच गया, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 5 25, और 5 5 25। देखो कितना आ गया डिनोमिनेटर में, ये आ गया 13 अपॉन 5 की पावर दो कितनी आ गई 5 इनटू क्या लिख दूं 2 की पावर 0, तो लिखा बता रहा हूं, ये समझ लो वो एक्सप्रेशन जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 5 की पावर और 2 की पावर में है, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
अब 5 है और 2 नहीं है, तो 2 को तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, 1 ही तो होता है, मतलब कोई चेंज तो किया नहीं। लेकिन फैक्टर का फॉर्म क्या है, 5 की पावर और 2 की पावर में ना, तो यस ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में फैक्टर 5 हो या तो 2 हो या तो दोनों हो, 5 और 2 के अलावा और कोई ना हो, वरना फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोलना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 17/8। चलो डिनोमिनेटर चेक करते हैं। देखो 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 8 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3, तो 17/2 की पावर 3। क्या 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, 1 ही तो होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर फैक्टर कौन कौन है, 2 की पावर और 5 की पावर। तो आंसर क्या लिखना है, यस 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिए, फिर से वही डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालते हैं, उसी से पता चलता है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो 5 9 45, 5 1 5 और 13 7 91। देखना इस बार डिनोमिनेटर में कौन कौन आ गया, 5 भी है, 13 भी है और 7 भी है। और मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 13 और 7 भी साथ आ गया, तो सॉरी इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इतना ध्यान रखना है कि बिना डिवाइड किए आप चेक कर लो कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर तो नहीं आ रहा है तो नो कर दो, नहीं आ रहा तो यस कर दो। चलिए एक क्वेश्चन और लिख दिया, 6/15 चेक करके देखना है। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 5, तो देखो 6/3 इंटू 5। अब नियम के हिसाब से तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया, आंसर तो नो होना चाहिए। जरा चेक करो, छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, 3 2 6 कितना आ गया, 2/5। अब देखो डिनोमिनेटर में कहा है आपका 3, इसका मतलब कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपने सिर्फ फैक्टर को चेक किया और कैंसिल आउट नहीं किया तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब देखो ना फाइनल आंसर तो 2/5 आया, डिनोमिनेटर में कहा है 3, वो तो गायब हो गया। अब डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 5 ही रह गया ना, तो इस हिसाब से तो 6/15 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका भी ध्यान रखना, कहीं वो नंबर जो आपको फालतू लग रहा है, कहीं वो न्यूमरेटर से कट तो नहीं रहा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए 50 के फैक्टर्स निकालते हैं, बिल्कुल वही तरीका। तो ये कितना आ गया, देखो फैक्टर आपके पास, फैक्टर आ गए 35/5 इंटू 2 इंटू 5, लेकिन 5 तो 2 बार है, तो 5 की पावर 2 इंटू 2 लिख दिया। मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 की पावर और दोनों ही पॉसिबल है। वैसे तो कट रहा है लेकिन काटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ आया 2 और 5 है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए एक क्वेश्चन और लिख दिया, फिर से चेक करना। चलिए 210 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या क्या बनेंगे देखो फटाफट से, 3 7 21 और 0, 7 10 70 और 2 5 10। तो देखिए कौन कौन आ गया फैक्टर मेरे पास नीचे, 3 7 2 और 5। अब मुझे 3 और 7 दोनों ही फालतू लग रहे हैं, तो चेक करते हैं कहीं कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। तो देखो 7 तो कैंसिल हो गया, तो 11/3 इंटू 2 इंटू 5, लेकिन ये 3 अभी भी यहाँ पर मौजूद है जो जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 के साथ एक 3 भी आ गया डिनोमिनेटर में, तो सॉरी आंसर तो गलत हो गया। देयरफॉर 77/210 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों हो, इसके अलावा और कोई फैक्टर ना हो। अगर 2 और 5 ही है सिर्फ डिनोमिनेटर में तो यस टर्मिनेटिंग माना जाएगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन फिनिश हुआ, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको करके दिखाना है। बहुत आसान तरीका, मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है, 31/3125। चेक तो मैंने आपको पहले ही कर दिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर से 5 की पावर ही बन रही थी। लेकिन कह रहा है कि आप इसको सॉल्व भी करके दो, मतलब इसका कितना डेसिमल में आंसर आएगा वो भी बताओ। तो देखो बहुत छोटी सी ट्रिक है, अब पहले 3125 का फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 5 6 30, 5 2 10, 5 2 25, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25, 5 2 10, 5 25 और 5 5 25। तो देखो जरा, तो 31 अपॉन, अब 3125 को क्या लिख दूं, 5 की पावर में 5। अब डायरेक्टली टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे निकालूं, डिवाइड करना तो बहुत टफ हो जाएगा। तो देखो लॉजिक क्या है, 5 की पावर 5 है ना, तो उतनी ही 2 की पावर 5 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अभी देखो आपका आंसर आ जाएगा। अब ऊपर क्या करें, 31 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 5 से, मतलब 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो 31 को 32 से मल्टीप्लाई करें, तो ये देखो कितना आएगा फटाफट से, ये आपके पास आएगा 992 अपॉन, नीचे देखना क्या आ गया भाई, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या करते हैं बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया 992 अपॉन 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब
992 अपॉन 5 जीरोस। अब मैं आपसे कहूँ भाई डेसिमल एक्सपेंशन, बड़ा आसान है। देखो तो 5 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तो 299 तो लिखा है ना, 1 2 3 4 और 5 खाली जगह पे आगे 2 जीरो, आंसर आ गया 0.00992। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। 17 अपॉन 8 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फटाफट से 8 के फैक्टर कितने आएंगे भाई, 2 की पावर 3 आएगा ना। तो मैंने क्या कहा था, 2 और 5 का सेम पावर चाहिए। तो ये देखो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 नीचे मल्टीप्लाई, जितना आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया, 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 25, 25 5 125 अपॉन नीचे कितना हो गया 10 की पावर 3। बस अब क्या करना है, 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 3 कैरी हो गया, 7 टू द 14 और 3 17 1 और 1 8, फिर 1 5 द 5 1 टू द 2 1 1 द 1, तो 5 12 11 और 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 2125 अपॉन 1000। अब डेसिमल कैसे लगाऊं, 3 डिजिट पहले लगा दो, तो 1 2 और 3, आंसर आ गया 21125। हो गया तरीका। मतलब कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में हमेशा आपको 10 की पावर बनानी है। वो कैसे, 2 की पावर दी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर दी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। जितनी पावर सेम करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही ऊपर करना पड़ेगा। बस नीचे जैसी 10 की पावर बनेगी, ऊपर मल्टीप्लाई करके डेसिमल नंबर लगा दीजिए अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया। देखो इस बार तो आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही है, लेकिन देखो दोनों की पावर तो मैच नहीं हो रही। इसकी पावर 2, इसमें पावर 3 है, इस पावर 2 है, तो मैंने क्या कहा था पावर सेम होनी चाहिए। तो क्या करूं, मुझे 5 की पावर 3 चाहिए ना, एक 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे किया तो फिर ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना आ गया देखो, 5 3 15 1 कैरी, 5 टू द 10 और 1 11, नीचे कितना आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और डायरेक्टली मैं डिनोमिनेटर क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, ये कितना हो गया 115 अपॉन 1000। लगाओ 3 डिजिट पहले डेसिमल, 1 2 3, आंसर क्या आ गया 0.115। तो ये तरीका था क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन 2 भी फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कह रहा है कि 3 टर्म्स मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस पर, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको 3 डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में 3 नंबर्स दिए हुए हैं। कह रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले पहचानिए कि रैशनल है कि नहीं। एंड इफ दे आर रैशनल ऑफ द फॉर्म p by q, then what can you say about the prime factors of q। तो देखो पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से रैशनल है। तो देखो इसके पास तो डॉट 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 नहीं लग रहा ना, तो ये रैशनल नंबर है और इसका नाम क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि पक्की बात है, इसमें ना तो ऊपर बार लग रहा है ना ही डॉट 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 लग रहा है। अब देखो इसमें डॉट 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 लगा हुआ है, सॉरी इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इसके ऊपर बार मौजूद है, तो बार वाले और जिसमें डॉट 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 ना लगा हो वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। यहाँ डॉट 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 नहीं है, यहाँ बार लगा हुआ है, तो दोनों ही केस में ये रैशनल है। अब ये कह रहा है कि अगर ये रैशनल है तो पक्की बात इन्हें p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बताइए इस q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, q के क्या फैक्टर होंगे। तो पक्की बात अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, हमेशा 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि q के फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप लिखोगे कि जो भी रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स हमेशा 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। अकेला 2 हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। बस आंसर फिनिश हो गया, हमारा रियल नंबर चैप्टर फिनिश हो गया। अच्छे से दोनों एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में दी गई है, आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है, लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।